नमस्कार। उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? आज बात करेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, और यह बिंदु है कि 12वीं कक्षा के बाद में एक स्टूडेंट को अपने जीवन में किस प्रकार से निर्णय करना चाहिए, उसको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर कुछ करना है तो क्यों करना है। अभी 12वीं कक्षा का रिजल्ट आने ही वाला है। बॉस, कुछ बोर्ड का रिजल्ट आ चुका होगा, तो इन सभी पर विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि 12वीं कक्षा के बाद में एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए और क्या करने से पहले क्यों करना चाहिए और क्या वो कर पाएगा या नहीं पाएगा। इन सभी पर विस्तार से बात करने का प्रयास करते हैं। तो 12वीं कक्षा के बाद में क्या करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है, और जीवन की दशा और दिशा इसी से ही निर्धारित होगी कि 12वीं कक्षा के बाद में क्या करना चाहिए। अगर बात करते हैं 12वीं कक्षा के बाद में क्या करने की, तो सबसे पहला बिंदु यह है, आपकी अभिरुचि कैसी है, आप क्या चाहते हैं, आपकी अभिरुचि क्या है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी अभिरुचि क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। दूसरा, आप किस काम को बेहतर ढंग से कर पाते हो, आप किस काम में बेहतर हैं, किस काम में बेहतर हैं, किस फील्ड में आप बेहतर कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज के फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, टीचर के फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, साइंटिस्ट के फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। आप जीवन में किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। फिर आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, आप कैसा जीवन शैली चाहते हैं, या आप कैसी जीवन शैली चाहते हैं, आप अपने जीवन को कैसे चाहते हैं। क्या आप फील्ड पोस्टिंग चाहते हैं, क्या आप जनता से संपर्क में रहते हो अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, या आप केवल एक इंट्रोवर्ट प्रकार से केवल अपनी दुनिया में ही रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। तो इन सभी फैक्टर को भी ध्यान में रखना होता है। फिर इसमें एक फैक्टर आता है, आपकी परिस्थितियां कैसी है, आपकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां कैसी हैं, वो भी निर्भर करती है। फिर आप अगर 12वीं ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से अगर आपने कर रखी है, आपने साइंस सब्जेक्ट से कर रखी है, साइंस बैकग्राउंड से, आपने हो सकता है कॉमर्स बैकग्राउंड से 12th पास की है, आपने किसी मानविकी अर्थात कला वर्ग से आपने 12वीं पास की है, या आपने विज्ञान वर्ग से 12वीं पास की है, या आपने कॉमर्स अर्थात वाणिज्य वर्ग से 12वीं पास की है। आजकल हालांकि इन सब्जेक्ट है, जो क्लासिफिकेशन है, उसमें मिक्स सब्जेक्ट का भी चयन किया जाता है। तो ये वर्गीकरण एक सामान्य वर्गीकरण है कि आप जीवन में अगर 12th पास कला वर्ग में की है तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है और आप क्या कर सकते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है। इन सभी फील्ड में जाने से पहले आपको इस पर ध्यान में रखना होगा, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप कैसा जीवन चाहते हैं, आप किस काम में बेहतर है, और आपकी परिस्थितियां कैसी है। क्या आपको तुरंत जॉब की जरूरत है, या आपको कुछ समय रुककर जॉब की जरूरत है। इन सभी को भी ध्यान में रखना होता है। सामान्यतः स्टूडेंट के पास में ज्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से ये समझ नहीं पाता है कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, मेरी काबिलियत क्या है, मैं किस फील्ड में बेहतर कर सकता हूं। एक सामान्य स्टूडेंट इस प्रकार का निर्णय करने में अकेला सक्षम नहीं होता है,
क्योंकि 12वीं के बाद में उसके जीवन की संपूर्ण दशा तय होने वाली है, उसका जीवन निर्धारित होने वाला है। इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस फील्ड में जा सकते हैं और किस फील्ड में क्यों जाना चाहिए, और अगर चले गए तो क्या मैं उस फील्ड में बेहतर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण वाली बात है। अगर आप कला वर्ग से हैं तो आपके पास में क्या ऑप्शन रहते हैं, अगर आप विज्ञान वर्ग से हैं तो आपके पास में क्या ऑप्शन रहते हैं, अगर आप कॉमर्स वर्ग से हैं तो आपके पास में क्या ऑप्शन रहते हैं। विज्ञान वर्ग में भी फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं। तो आप कला वर्ग में आपके पास में क्या ऑप्शन है, विज्ञान वर्ग में क्या ऑप्शन है और कॉमर्स वर्ग में क्या ऑप्शन है। इन सभी का कॉमन एक बता रहा हूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, सिविल सेवा में जाना चाहते हैं। अब ये जो सिविल सेवा है जिसमें IAS और RAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा, इनके अलावा भी और भी एलाइड और स्टेट सर्विस होती है, सेंट्रल लेवल की सर्विस भी होती है। तो एक सिविल सेवा है। तो सिविल सेवा में अगर जाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको डॉक्टर बनना है तो क्या करना होगा, आपको टीचर बनना है तो क्या करना होगा, आपको वैज्ञानिक बनना है तो क्या करना होगा, आपको बेहतर मैनेजमेंट करने वाला बनना है, प्रबंधनकर्ता बनना है तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको स्टार्टअप करना है, किसी प्रकार के व्यवसाय में जाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। एक मोटे मोटे ऑप्शन है कि आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो आपको क्या करना होगा, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आप टीचर बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। तो आप किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहते हो तो आपको अभी से डिसाइड करना होगा कि आपको किस फील्ड में बेहतर करने की जरूरत है और किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। वर्तमान समय में बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो सिविल सर्विसेज और डॉक्टर की तरफ जाना चाहते हैं। और तीसरा एक स्टार्टअप, जो धीरे धीरे एक रुझान बढ़ रहा है, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, ये भी रुझान आजकल बढ़ रहा है। तो बात करते हैं कि कला वर्ग में स्टूडेंट के पास में क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, विज्ञान वर्ग में क्या ऑप्शन है और कॉमर्स वर्ग में क्या ऑप्शन है। अगर बात करते हैं कला वर्ग में, ह्यूमैनिटीज में, कला वर्ग में आप क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है। आपके पास में विज्ञान वर्ग में क्या ऑप्शन में, और जो वाणिज्य है, कॉमर्स है, उसमें आपके पास में किस प्रकार के विकल्प हैं, क्या आपके पास में ऑप्शन है। तो पहला कॉमन विकल्प है टीचर बनने का। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो किसी भी फील्ड में बन सकते हो, कॉमन ऑप्शन है, कॉमन है किसी भी फील्ड में, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, आपको जिस फील्ड में जाना उस फील्ड का आप टीचर बन सकते हैं। दूसरा है सिविल सेवा। अगर आपको सिविल सेवा में जाना है तो भी आप किसी भी फील्ड से हो, आप सिविल सेवा में जा सकते हो, वाणिज्य वर्ग से, विज्ञान वर्ग से, कला वर्ग से, किसी भी फील्ड से हो, किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है, आप जा सकते हो। अगर आपको स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है, तो उसकी थोड़ी सी लाइन अभी से अलग हो जाएगी। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसकी लाइन अभी से अलग हो जाएगी। अगर आपको वकील बनना है, आपको जज बनना है, वकील बनना है, जज बनना है, तो उसमें दोनों रास्ते होते हैं, दोनों रास्ते होते हैं। तो टीचर और सिविल सर्विसेज के लिए सारे विकल्प हैं, आप किसी भी विकल्प के माध्यम से बन सकते हो। अब उसमें अगर आपको जज बनना है, अगर आपको वकालत करनी है, तो एक क्लेट का एग्जाम होता है 12वीं के बाद में, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आप स्नातक की डिग्री ले सकते हैं किसी में भी, कला वर्ग में आप स्नातक की डिग्री ले सकते हैं। स्नातक के बाद में आप परास्नातक की डिग्री ले सकते हैं, मास्टर डिग्री कर सकते हैं, बैचलर डिग्री कर सकते हैं। फिर इसके माध्यम से बीएड डिग्री भी आपके इसी फील्ड के माध्यम से की जा सकती है।
फिर आप आरजेएस की तैयारी भी इसी के फील्ड से की जा सकती है। तो सामान्यतः कला वर्ग अगर आप लेते हो, कला वर्ग के अंतर्गत आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हो, अगर आपको वकील बनना है और अगर बेहतरीन वकील बनना है, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए वकील बनना है, तो आपको अभी से आपको क्लेट जैसे एग्जाम की तैयारी करनी होगी, या आपको किसी बेहतरीन कॉलेज में स्नातक के साथ में एलएलबी की डिग्री आपको लेनी होगी। उसी के बाद आप उस फील्ड में जा पाएंगे। अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो अभी से 12वीं के बाद में आप लग जाइए उसमें। अभी से डिसाइड कर ली कि मुझे जज बनना है, मुझे वकील बननी है, मुझे वकालत करनी है, मुझे टीचर बनना है, मुझे किस फील्ड में जाना है, अभी से यहां से डिसाइड कर लीजिए। विज्ञान वर्ग में आपके पास में ऑप्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले के पास में और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले के पास में। एक पॉपुलर एग्जाम होता है नीट का एग्जाम, जो डॉक्टर बनने के लिए देना होता है। इंजीनियर बनने के लिए GEE मेंस और एडवांस का एग्जाम देना होता है। अगर आप IIT में जाना चाहते हो, आप MNIT में जाना चाहते हो, सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हो, तो आपको JEE या JEE एडवांस का आपको एग्जाम देना होता है। इसी फील्ड के माध्यम से आप जाते हो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो नीट के माध्यम से जाते हो, जिसके माध्यम से आप MBBS करते हो। MBBS 5 साल की होती है। उसके बाद में मास्टर डिग्री करते हो, उसके बाद में और स्पेशल डिग्री करते हो, 7, 8, 10 साल इसमें और लग जाते हैं, तो MBBS करते हो। इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारी, जैसे BAMS, BHMS, BUMS, नर्सिंग, इसी फील्ड में। फिर इसी फील्ड में आप BSc कर सकते हो, BSc बायोटेक में कर सकते हो, नैनोटेक में कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे आपके पास में विकल्प है। आप फार्मेसी कर सकते हो, फार्मेसी में D फार्मा, B फार्मा, ये सारे विकल्प आपके पास रहते हैं। फिर ड्रग इंस्पेक्टर इसी के माध्यम से लगते हो। जो फार्मेसी की दुकान है, फार्मेसी की दुकान खोल सकते हो, फार्मेसी की जो फैक्ट्री है, कंपनी है, वो खोल सकते हो। वो सारा इसी फील्ड के माध्यम से आपके पास विकल्प रहता है। और इसके माध्यम से आप इंजीनियर बनते हो। अगर आप IIT से पास आउट हैं, आप MNIT से पास आउट हैं, तो सामान्य तो थोड़ा सा जीवन में बेहतर तरीके से स्कोप रहते हैं इंजीनियरिंग बनने के और उसमें जॉब के पैकेज के, कि आपने जो इंजीनियरिंग की डिग्री है कहाँ से ली है, किस कॉलेज से ली है, IIT से लिए, MNIT से लिए, सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज से लिए। इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेज है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो और क्या करना चाहते हो। फिर इसके अलावा कॉमर्स वर्ग में, जिसके माध्यम से आप CA बन सकते हो, CS बन सकते हो। इसके अलावा जो आप जैसे टीचर बन सकते हो, बहुत सारे विकल्प इसमें भी रहते हैं। ये कॉमन ऑप्शन है जो वर्तमान समय में चल रहे हैं, ये सभी को ऑलरेडी पता है, ये सारे कॉमन है। लेकिन वर्तमान समय में जो समय बदल रहा है, उसमें डिग्री का महत्व बहुत ही कम होता जा रहा है। डिग्री की वैल्यू बहुत ही कम होती जा रही, क्योंकि डिग्री प्राप्त करने वाले लाखों की संख्या में हिंदुस्तान में लोग हैं। अब डिग्रियां बहुत ही आसानी से और बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा ली जा रही, इस वजह से डिग्री की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत कम होती जा रही। डिग्री की इंपॉर्टेंस बहुत कम होती जा रही है। वर्तमान समय में डिपेंड करता है कि आपके पास में स्किल कितनी है, आपके पास में नॉलेज कितना है, स्किल कितनी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप समस्याओं का समाधान कर पाते हो नहीं कर पाते हो, आप में इनोवेशन करने की एबिलिटी है या नहीं, आपको AI आती है या नहीं आती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का आप कैसे उपयोग कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे काम जो पहले व्यक्ति करता था, अब वो काम टेक्नोलॉजी कर रही है। बहुत सारे संदर्भ में बहुत सारी जॉब को टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है, लेकिन कुछ ऐसी जॉब भी है जिसको टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाएगी, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी कभी नहीं कर पाएगी।
तो उनके लिए 72 स्किल चाहिए होगी, और स्किल सामान्यतः डिग्रियों से आपको इतनी मिलने वाली नहीं है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे। अब उसमें देखो बहुत सारी डिग्रियां करने के बाद में समझ में आता है कि बहुत सारे आईआईटी करने के बाद में लोग सिविल सर्विसेज में जाते हैं, डॉक्टरी करने के बाद में सिविल सर्विसेज में जाते हैं, मास्टर डिग्रियां करने के बाद में सिविल सर्विसेज में जाने का डिसाइड करते हैं। कुछ लोग ग्रेजुएशन करने के बाद में, मास्टर डिग्री करने के बाद में सिविल सर्विसेज में जाने का डिसाइड करते हैं। आप भी अगर ऐसे है कि भविष्य में मुझे अंतिम उद्देश्य के रूप में सिविल सर्विसेज में जाना है, सिविल सेवक बनना है मुझे, अगर आपको इस फील्ड में जाने का पहले से अगर मानस है, आपका इंटरेस्ट है, और आपको ऐसा लगता है कि आप में वो काबिलियत है कि आप सिविल सर्विसेज को क्रैक कर पाएंगे, अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो। बहुत सारी चीजें निर्भर है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लाखों की संख्या में है, सभी सिविल सेवा के एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते। उसके लिए कुछ विशेष स्किल और एबिलिटी की जरूरत है, अगर वो आप डेवलप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसके साथ में अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, अगर आप तुरंत गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, तो अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो गवर्नमेंट जॉब देने वाली अलग अलग संस्थाएं, अगर सेंट्रल लेवल पर बात की जाए तो यूपीएससी और एसएससी 2 संस्था हैं जो आपको सरकारी नौकरियां देती है। अगर आप स्टेट की बात की जाए, जैसे अपन राजस्थान की बात की जाए, तो राजस्थान में भी 2 संस्था है, आरपीएससी और राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड, आरएसएसबी। ये 2 संस्था है जो आपको सरकारी नौकरियां देती है। आरपीसी जो सरकारी नौकरी देती है ये ए और बी ग्रेड की होती है, जो अधीनस्थ बोर्ड देता है ये सी और डी ग्रेड की होती है। उसी प्रकार यूपीएससी जो नौकरियां देती है ए और बी ग्रेड की होती है, जो एसएससी देती है वो सी और डी ग्रेड की होती है। एसएससी के द्वारा जो एग्जाम लिए जाते हैं उसमें स्नातक यानी ग्रेजुएशन प्लस 12th क्लास की, कुछ एग्जाम के लिए 12वीं और कुछ एग्जाम के लिए कॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए। सामान्यतः जो ए ग्रेड और बी ग्रेड सेवा है उसमें स्नातक की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। आरपीसी जो भी एग्जाम लेती है उसमें आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, अर्थात ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अधीनस्थ बोर्ड जो एग्जाम लेता है, कुछ एग्जाम में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, जैसे वीडियो के लिए, पटवारी के लिए शायद वीडियो के लिए, और कुछ एग्जाम के लिए 10वीं और 12वीं तक की योग्यता आवश्यक। जैसे आपको कांस्टेबल बनना है, एलडीसी बनना है, जिसमें इसके लिए भी सीटी का एग्जाम होता है और इनके लिए भी सीटी का एग्जाम होता है। जो राजस्थान सरकार में सरकारी जॉब चाहिए, तो ये सरकारी जॉब देने वाली संस्था है। यूपीएससी, एसएससी, आरपीएससी और राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, ये सारे सरकारी नौकरियां देती है। अब मैंने कहा कि सरकारी नौकरी प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको तुरंत सरकारी जॉब चाहिए। तुरंत सरकारी जॉब का मतलब है जिन्होंने अभी 12वीं पास की है, अभी 12वीं पास की है, जिसको तुरंत जॉब चाहिए। अभी 12वीं पास की है जिसको तुरंत जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, तो अधीनस्थ बोर्ड कुछ एग्जाम करवाती है। जैसे मैंने कहा कांस्टेबल के एग्जाम, एलडीसी के एग्जाम, और भी इसमें इस प्रकार के एग्जाम आते हैं जो 12वीं पास की योग्यता मांगते हैं। और 12वीं अगर आप पास है तो आप राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम में बैठ सकते हो। सभी एग्जाम में नहीं, कुछ एग्जाम के लिए 12वीं पास, कुछ एग्जाम के लिए स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उसी प्रकार एसएससी जो एग्जाम करवाती है उसमें कुछ एग्जाम ऐसे जिसमें 12वीं पास योग्यता मांगती, वो एग्जाम आप दे सकते हो। ये किनके लिए? जिसको तुरंत सरकारी जॉब चाहिए, अर्थात जिसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां व्यक्ति को या स्टूडेंट को अलाउ नहीं करती, उसको पहले एक सरकारी जॉब चाहिए। उसको पहले क्या जी? फर्स्ट उसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। सबसे पहले उसके
उसे सरकारी जॉब चाहिए। अगर उसको लग रहा है कि एक बार अगर मेरी सरकारी जॉब लगी उसके बाद में मैं जीवन में और बेहतर कर पाऊंगा, उसकी सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसको एक बार सरकारी जॉब चाहिए। अगर एक बार सरकारी जॉब लगी तो वो स्टूडेंट ये मान के चलता है कि मेरा भविष्य का उद्देश्य सिविल सर्विसेज में जाना है, या मेरा भविष्य का उद्देश्य बड़ा बिजनेस करना है, जो भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान में तात्कालिक परिस्थितियों में उसे तुरंत एक सरकारी जॉब चाहिए। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट है जो सरकारी जॉब लेते हैं, उसके बाद में भी बहुत सारे ऐसे कांस्टेबल है जो उसके बाद में बड़े वैकेंसी पे गए, बहुत सारे ऐसे एलडीसी पे सिलेक्ट है जो बहुत बड़े पदों पे गए। तो सामान्यतः ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अगर आप सीधा बड़े पद पर ही या बड़ी नौकरी ही ले सकते हो, पहले छोटी नौकरी ले सकते हो, उसके बाद में भी बड़े नौकरी की ओर जा सकते हो। सभी के पास में अलग अलग विकल्प हैं। मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जॉब की जरूरत किसकी, जिसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उसे अलाउ नहीं करती, वो लंबे समय तक घर वालों पे आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहना चाहता, या घर की आर्थिक परिस्थितियां बेहतर नहीं है, तो उसको तुरंत एक जॉब ले लेनी चाहिए, उसके बाद में बड़े एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लोग करते भी हैं। दूसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट जिसको लगता है कि सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उसकी अलाउ करती है, घर परिवार ठीक ठाक कंडीशन में, एवरेज कंडीशन में, एक मिडिल इनकम फैमिली है, तो आप किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो, बशर्ते कि आपको अपना जो कैलिबर है उसको पहचानना होगा। आप अगर एवरेज स्टूडेंट है तो आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी से पहले एक बार जॉब ले लीजिए, और अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड ठीक है, अगर आप पढ़ने में ठीक है, अगर आपका आईक्यू लेवल ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो आप तुरंत किसी बड़े एग्जाम जैसे यूपीएससी की आप तैयारी कर सकते हो। तो मैंने कहा कि सरकारी जॉब देने वाली ये संस्था है, तुरंत जिसको जॉब चाहिए वो इस प्रकार से जा सकता है, और जो थोड़ा बहुत रुक सकता है वो आराम से स्नातक पास करे, वो आराम से स्नातक पास करे, ग्रेजुएशन करे, वो आराम से ग्रेजुएशन करे, उसके बाद में जीवन में और कुछ करना है उसका डिसीजन ले, लेकिन डिसीजन पहले लेना है, ग्रेजुएशन करे, उस ग्रेजुएशन के साथ में आपको कुछ करना होगा, स्नातक के साथ में ही आपको जो करना है जीवन का आपने डिसाइड किया है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, मुझे आरएएस की तैयारी करनी है, या और भी जैसे मुझे आपको आरजेएस की तैयारी करनी है, तो आपको आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, या आरएएस की करनी है, या आरजेएस की करनी है, ये आपको मान लेते हैं, और किसी बड़े पदों पे जाना है, आपको स्टार्टअप करना, जो भी करना है, तो ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ में, स्नातक की डिग्री के साथ में आपको कुछ विशेष प्रयास करने होंगे, आपको कुछ विशेष प्रयास कुछ अलग से करना होगा, विशेष प्रयास ऑब्लिक कुछ अलग करना होगा, आपको कुछ अलग करना होगा, तभी आप अपने जीवन में बेहतर कर पाओगे, और जैसी जीवन शैली चाहते हो वैसे ही आप प्राप्त कर पाओगे। तो आपको ग्रेजुएशन के साथ में कुछ अलग से काम करने पड़ेंगे। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, विशेष रूप से सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, तो आपको अलग से काम करने पड़ेंगे। क्या काम करने पड़ेंगे? स्नातक के दौरान ही आपको एक सब्जेक्ट, एक विषय पर आपको कमांड करनी होगी। यूपीएससी का जब आप एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, वो कोई भी हो सकता है जो आपके इंटरेस्ट का हो, ठीक ठाक सब्जेक्ट हो। इस पर लंबी बात हो सकती है, लेकिन यहां पर केवल आपको एक सब्जेक्ट का चयन करना है कि आपको यूपीएससी में कौन से एग्जाम से फाइट करना है, आईएएस का एग्जाम कौन से सब्जेक्ट से देना है। तो एक सब्जेक्ट का आप ग्रेजुएशन के दौरान चयन करना है। उसके बाद में आपको अपने व्यक्तित्व पर काम करना है, अपने व्यक्तित्व पर, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना है, बेहतर व्यक्तित्व बनाना है। यह बेहतर व्यक्तित्व केवल सिविल सर्विसेज में नहीं, प्रत्येक फील्ड में जरूरी। तो आपको बेहतर व्यक्तित्व बनाना है, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत बेहतर बनाना है। उसके बहुत सारे आयाम होते हैं।
फिर आपको कुछ बेसिक एडवांस स्किल सीखनी होगी। जैसे आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करें जीवन में, टेक्नोलॉजी का उपयोग फील्ड में कैसे करें, तो आपको टेक्नोक्रेट भी बनना होगा, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग भी करना होगा। मैंने कहा कि डिग्री का कोई ज्यादा मायने नहीं है, डिग्री आपको आसानी से मिल जाएगी। वर्तमान में डिग्री, हिंदुस्तान में डिग्री बहुत आसानी से मिल जाती, आप कॉलेज आओ, एग्जाम दो, डिग्री मिल जाएगी। डिग्री का मैंने कहा कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, इंपॉर्टेंस स्किल की है, इंपॉर्टेंस आपके द्वारा कितना नॉलेज हासिल किया गया उसकी। तो आपको कुछ स्किल सीखनी होगी, आपको लैंग्वेज पे, भाषा पे कमांड करनी होगी, और कम से कम 2 लैंग्वेज तो कंपल्सरी आपको सीखनी, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप और किसी दूसरे प्रांत से है तो आपकी राज्य की भाषा है, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश। अगर आप राजस्थान से हो तो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छी करनी होगी। फिर कुछ ऐसी स्किल जो आपको एग्जाम क्रैक करवाने में बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे एनालिटिकल स्किल, आपकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ावा देना होगा, इंक्रीज करनी होगी। आपको राइटिंग स्किल, लेखन शैली बेहतर करनी होगी। आपको लिखने की गति, लेखन गति, आपको पढ़ने की गति, मतलब सिंपल क्विक लर्नर, जिसमें एक शब्द में कहूं क्विक लर्नर बनना होगा, हर चीज को बहुत तीव्र गति से समझने वाला। आपकी जो अप्रोच है, आपका जो दृष्टिकोण है, ये समस्याओं का समाधान करने वाला बनाना होगा। आपको समस्या दिखनी चाहिए और समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है वो आपको दिखना चाहिए। आप सड़क पे जा रहे हो तो आपको लगता है ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम होता है, तो समाधान क्या हो सकता है? आपको लग रहा है पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो समाधान क्या हो सकता है? आपको समस्याओं का समाधान करने वाला दृष्टिकोण विकसित करना होगा। तो दृष्टिकोण, ये सारे वो है जिसको बेहतर करने में समय लगता है, जिसको बेहतर करने में समय लगता है। ये केवल एक दिन में, एक महीने में, एक साल में हासिल नहीं होता है। सामान्यतः मैंने कहा कि अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो तो धैर्य रखना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा, निरंतर प्रयास, धैर्य रखना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा, और खुद पर विश्वास रखना होगा। क्योंकि आपके द्वारा जो स्किल हासिल की जा रही है, आपके द्वारा जो नॉलेज हासिल किया जा रहा है, वो कभी व्यर्थ नहीं होगा, वो काम आएगा ही आएगा, बशर्ते कि आपने ढंग से स्किल हासिल की हो, नॉलेज हासिल किया हो। तो आपको इस तरीके से करना होगा। ये मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा एम्फेसाइज किया। आरएस भी इसे मिलता जुलता है। अगर आप आरएस में करना चाहते, ये जो एक पॉइंट था, एक विषय, इसके अलावा आपको सब कुछ करना होगा। वर्तमान समय में जो यूपीएससी और आरपीसी, और विशेष रूप से इसमें जो प्रशासनिक सेवाएं, सिविल सर्विसेज है, उसमें लगातार समानता होती जा रही है, ज्यादा बदलाव नहीं है, पैटर्न का थोड़ा सा बदलाव है, समझ वही है, दृष्टिकोण भी आपको वैसा ही करना होगा। आपको जो प्रयास है वो भी लगभग समान ही करने होंगे। तो चाहे आप यूपीएससी अर्थात आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो या आरएएस की, देखो अंतिम उद्देश्य तो प्रॉपर आरएएस और प्रॉपर आईएएस ही होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी वैकेंसीज होती है। जैसे अगर आप जिसको सामान्यतः आईएएस का एग्जाम कहते हैं, उसमें लगभग 30 से 35 प्रकार की सेवा है, जिसमें आईएएस तो एक सेवा है, जिसको आप आरएएस कहते हो, पूरा नाम तो आरएस, सेवा के रूप में आप आरएस कह देते हो, लेकिन इसमें भी लगभग 35 के आसपास प्रकार की सेवा है,
जिसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा तो एक है, उसके बाद में राजस्थान पुलिस सेवा, लेखा सेवा, बीमा सेवा, उद्योग सेवा, आबकारी सेवा, महिला एवं बाल विकास सेवा, अलग अलग प्रकार की सेवा होती है। अगर आप प्रॉपर इसमें जानना चाहते हैं तो इसके लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ में आपको स्पेशल मेहनत करनी पड़ेगी, विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल को बढ़ाना होगा, नॉलेज को बढ़ाना होगा, खुद पर काम करना होगा, तभी आप जा पाओगे। तो मैंने कहा कि ये बहुत ही सामान्य है कि 12वीं हो गई है और अगर आपने सामान्य किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बिना सोचे समझे एडमिशन ले लिया, ज्यादा विचार नहीं किया, तो भविष्य को बेहतर बनाने में किस दिशा में लेके जाना है, बड़ी समस्या आने वाली है। तो आप अपने सीनियर से संपर्क कर सकते हो, आप अपने बड़े भाई बंधु से संपर्क कर सकते हो, आप अपने घर वालों से संपर्क कर सकते हो, सलाह ले सकते हो, पूछ सकते हो, क्योंकि आपसे ज्यादा उन्हें जीवन का अनुभव है। हो सकता है कि एजुकेशन का अनुभव उनको नहीं हो, लेकिन जीवन का अनुभव है। तो यहां पर जीवन की बात चल रही है कि आपको जीवन कैसे जीना होगा, आप कैसा जीवन जीना चाहते हो, आप जीवन में कितनी रिस्क लेना चाहते हो। अगर आपने जीवन में बहुत बड़ी रिस्क ले ली तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है कि आप जीवन में किस प्रकार से कार्य करना चाहते हो। आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठा लिया कि मैं वो काम कर लूंगा, अगर नहीं कर पाए तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो आपका जो भी डिसीजन है, उस डिसीजन में कुछ लोगों को शामिल करना है और करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी तुलना में वो जीवन के बारे में ज्यादा जानते हैं। आपने तो केवल 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं देखा। उन्होंने पूरी दुनिया देखी, भांति भांति के लोग देखे, परिस्थितियां देखी, सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, मान सम्मान वैल्यू, सब कुछ उन्होंने देख रखा है। कठिन परिस्थितियां, बेहतर परिस्थितियां, सब कुछ देख रखा है। तो आपको संपर्क करना है उनसे सलाह लेनी है और उनसे पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो कई बार आपको कहता है कि आपकी औकात नहीं है, कह देते कई बार, लेकिन वो अपन को सुनने की आदत नहीं होती कि ऐसा कैसे कह दिया गया, ऐसा कैसे कह दिया गया हमें। तो आपको बेहतर आपसे कोई नहीं जानता, लेकिन घर वाले आपको ठीक ठाक जानते हैं, आपके कैलिबर को जानते हैं, आपकी क्षमताओं को जानते हैं। हो सकता है कि आपको अपनी क्षमताएं कम लगती है, घर वालों को ज्यादा लगती है। हो सकता है कि आपको अपनी क्षमताएं बहुत अधिक लगती है, लेकिन घर वालों को कम लगती है। तो आप केवल खुद डिसाइड मत कीजिए, संपर्क कीजिए। अगर आप शायद किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना चाहते हो, किसी भी वर्ग में जाना चाहते हो, किसी भी ब्रांच में जाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस लेके ही जाना चाहिए। बिना गाइडेंस या घूम फिर के, जैसे मान लेते कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी फील्ड में 8 से 10 साल रहते हैं, उसके बाद में सिविल सर्विसेज में आते हैं, उसके बाद में सिविल सर्विसेज में आते हैं, उनका इंपॉर्टेंस पता चलती। कुछ लोग कहते हैं जो सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं, उसके बाद में रिजाइन दे देते हैं कि हम सिविल सर्विसेज में नहीं करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईएएस आईपीएस बनने के बाद में भी रिजाइन दे देते, त्याग पत्र दे देते, हमें आईएएस की नौकरी नहीं करनी, हमें आईपीएस की नौकरी नहीं करनी, उनका इंटरेस्ट किसी और में और फील्ड में चले जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के हैं। तो आपको सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि आप क्या कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट कैसा है, आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, इन सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा। इससे संबंधित किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आती है, आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हो, वो भी आपको समय समय पर गाइड करती रहती है। क्लियर बात है? ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। आरएस प्रीलिम्स 2024 2.0 टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो। कैसा है? लाइव फ्रॉम स्टूडियो। स्टैंडर्ड और प्राइम दो प्रकार की कोर्सेज हैं। आरएस प्री प्लस मेंस समग्र बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम में जयपुर और जोधपुर दोनों जगह से। आप दोनों में से कोई भी क्लासरूम वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम मिलने वाला है। आरएस फाउंडेशन निर्मल 8.0
लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। कैसा ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो, अर्थात जैसे मैं अभी जो स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ उसी प्रकार ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, जो स्टूडियो के माध्यम से ली जाएगी और आपको डायरेक्ट वहां पर दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आरएस फाउंडेशन निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच है। कैसा है, इंग्लिश मीडियम बैच है, ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो। ये भी हालांकि इंग्लिश मीडियम के लिए जो सबसे बड़ा बैच है वो हमारे पास ही है, जिसके माध्यम से हम इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों को आरएस की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट सेशन में।